बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। इससे पहले जो है वो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे बनता है। उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। फिर हमने उसकी टाइप्स देखी थी। टाइप्स में हमने जस्ट जो है वो नेम पढ़े थे। फिर हमने देखा था कि डायग्नोस कैसे करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। तो आज जो है वो अब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर को वन बाय वन, अब तमाम डिसऑर्डर्स को जो है वो वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो हम पहला डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है। आपको पता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तीन क्लस्टर्स जो हैं वो DSM-5 TR में पाए जाते हैं, जिनमें क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। और ये जो क्लस्टर्स हैं ये बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की जो कॉमन खसूसियात होती हैं उनकी बेस पे इनको डिफरेंट क्लस्टर्स में किया गया है। जिन डिसऑर्डर्स की एक जैसी कॉमन खसूसियात होती हैं कुछ, उनको एक क्लस्टर में रखा गया है। जिनकी और तरह की होती हैं उनको दूसरे क्लस्टर में, एंड सो ऑन। तो आज हम बात करने वाले हैं शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जो कि क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पार्ट है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री क्लस्टर बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि तीन क्लस्टर्स में है। खैर ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें है अब पहला क्लस्टर ए जो क्या है उसमें कौन कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इस क्लस्टर की मेन खसूसियत क्या होती है? ओड आर इसेंट्रिक बिहेवियर। इसमें क्या होता है? बेसिकली अनयूजुअल सा बिहेवियर होता है, मतलब वो कुछ सोसाइटी से हट के बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर होगा पर्सन का। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये एक अलग सा ही बंदा है। अब शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है जी? अ परवेसिव पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स एंड अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन इंटरपर्सनल सेटिंग्स। ठीक है जी। इनके सबसे पहले जो एक मेन खसूसियत है शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, दैट इज सोशल डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये सोशल रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहते हैं, ये डिटैच रहते हैं, उनसे अलग थलग रहते हैं। और इनके जो इमोशंस होते हैं वो भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड से होते हैं। कोई खुशी, कोई गमी, इन पे कोई चीज असरअंदाज नहीं कर रही होती। ये बड़े फ्लैट इफेक्ट के साथ, बड़े फ्लैट मूड के साथ जो है वो रहते हैं। ठीक हो गया जी। बिगिनिंग फ्रॉम अर्ली अडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, ये अर्ली अडल्टहुड में जो है वो शुरू स्टार्ट हो जाती है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और जो है वो फिर आगे तक चलती है। इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक क्राइटेरिया है, उसको हम देख लेते हैं। तो पॉइंट वन है क्राइटेरिया का, नाइदर डिजायर नॉर enjoys क्लोज रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग बीइंग पार्ट ऑफ अ फैमिली। किसी भी फैमिली का पार्ट होने के बावजूद ये अपने रिलेशनशिप्स को, उस फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स को एंजॉय नहीं कर रहे होते। ठीक है, इनकी कोशिश होती है कि अलग थलग से रहें। ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज सॉलिटरी एक्टिविटीज। ज्यादातर इनकी कोशिश ये होती है कि उन एक्टिविटीज में मशगूल रहें जो अलग थलग हों, यानी ये खुद से अलग थलग रहने को तरजीह देती है। इनकी कोशिश होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये लोग जो है वो रिलेशनशिप से जरा बाहर रहते हैं। ठीक है, रिलेटिव से जरा दूर रहना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में नहीं रहना पसंद करते। तो इसीलिए जब रिलेशनशिप में नहीं रहना पसंद करते, इसका मतलब यह है कि ये अलग थलग से रहते हैं। और ये ऐसी एक्टिविटीज में मशगूल रहने की कोशिश करते हैं, या वो काम ज्यादा करते हैं जो बंदा अलग थलग सा रह के कर सकता है। हैज लिटिल इफ एनी इंटरेस्ट इन हैविंग सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस विद एन अदर पर्सन। अगर इनको सेक्सुअल एक्सपीरियंस, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो, किसी के साथ इनका ताल्लुक हो, तो बहुत कम एंगेज होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी दूसरे शख्स के साथ। टेक प्लेयर इन फ्यू इफ एनी एक्टिविटीज। अगर डिफरेंट एक्टिविटीज में मतलब यानी कि जरूरत के मुताबिक डिफरेंट एक्टिविटीज करना पड़े, तो ये बहुत कम एक्टिविटीज में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। lacks close friends or confidence other than first degree relatives। अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, उनके अलावा जो है वो इनके बहुत कम दोस्त होते हैं, या बिल्कुल नहीं होते, या बहुत सारे, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिस पर ये ट्रस्ट कर सकें या जिससे अपनी बातें कर सकें। अपने रिलेटिव्स के अलावा आमतौर पर तो अपने रिलेटिव्स से भी ये दूर रहते हैं। अपने रिलेटिव्स के साथ भी इनका कोई इतना एंगेजमेंट नहीं होती, कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, उनसे भी अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिलेटिव्स के अलावा तो बिल्कुल भी ये किसी से बात नहीं करते, अलग थलग रहते हैं, कोई दोस्त नहीं होते, कोई इस तरह के फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते।
डू नॉट रिएक्ट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स। अगर कोई शख्स इनको शाबाश देता है, प्रेज करता है या इन पर क्रिटिसिज्म करता है तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। आमतौर पे तो होता है ना कि जिस तरह हमें कोई शाबाश दे दे या कोई हमें प्रेज कर दे तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़ा वार्मली जो है वो उसको अपनी उस प्रेज को रिसीव करते हैं, अपनी जो है वो खुशी का इजहार करते हैं। या अगर हमें कोई क्रिटिसिज्म करे तो हमारा मुंह बन जाता है और हम बड़े सैड से हो जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अगले बंदे को खा ही जाए। ठीक है, लेकिन ये वो लोग होते हैं कि जिन पे अगर क्रिटिसिज्म भी किया जाए या जिनको अगर कोई शाबाश भी दी जाए तो, लेकिन ये लोग जो है ये बिल्कुल इन पर इसका कोई असर नहीं होता। शोज इमोशनल कोल्डनेस, डिटैचमेंट और फ्लैटेंड अफेक्टिविटी, यानी इनका जो है वो इमोशंस बिल्कुल जो है वो कोल्ड होते हैं। कोई कोई मर गया, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, कोई मरया कोई जिया, कोई कोई वास्ता नहीं इनका। ठीक है, तो कोई कोई कुछ हो जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि इन पे क्रिटिसिज्म करते रहे, इनको प्रेज करते रहे, इनके लिए कोई खुशी का मकाम हो, कोई गमी का मकाम हो, इनके इमोशंस जो है वो फ्लैट होते हैं। इन आपको लगेगा कि इस बंदे पे कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या हो सकती हैं शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ? पीपल विद शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर एट हायर रिस्क ऑफ, यानी कि वो लोग जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनमें शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी या स्किज़ोफ्रेनिया होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के भी चांसेस होते हैं उनमें डेवलप होने के। मेजर डिप्रेशन हो सकता है उनको, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो है, वो उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। कौन से लोग हैं जिनको शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा होता है? हैविंग अ पेरेंट और एन अदर रिलेटिव हू हैज़ शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो लोग जिनके वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो। Having a parent who was cold, did not properly care for you and did not take action to help you emotionally, या ऐसे लोग जिनके जो वालिदैन होते हैं उनके इमोशंस बड़े कोल्ड होते हैं और वो आपसे सही तरह से आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते, आपके इमोशंस की केयर नहीं कर पाते, तो उस सूरत हाल में भी जो है वो शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉजेज़ क्या है इसकी? वैसे तो इसकी जो रिसर्च कहती है कि आमतौर पर इसकी कॉजेज़ मालूम नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल ये ब्लेंड है सराउंडिंग्स एंड जीन्स पास्ड थ्रू फ्रॉम योर पेरेंट्स, यानी आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी रोल प्ले करता है शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में। और उसके अलावा जो जीन्स जो पास थ्रू होते हैं आपकी पिछली नस्लों से अगले बच्चों में शिफ्ट होते हैं, फिर उनसे अगले बच्चों में शिफ्ट होते हैं, तो ये जो जेनेटिक एक ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है in the development of the schizoid personality disorder. That was all about today's lecture. आज का यही लेक्चर था schizoid personality disorder को आज हमने देखा है, इसकी हमने क्राइटेरिया भी देखा बेसिकली। आपको पता होना चाहिए क्लस्टर ए में ये पाया जाता है, ठीक है, और इसमें जो दो मेन फीचर हैं वो हैं डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड द इमोशनल फ्लैटनेस। ठीक है, इमोशंस नहीं होते और ये रिलेशनशिप से जो है वो डिटैच होते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन दो चीजों को आपने ध्यान में रखना है, इंशाल्लाह आपको कभी भी शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं भूलेगा। उसके अलावा जो है वो आपने कॉम्प्लिकेशंस को देखना है, उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को हमने देख लिया कि किन लोगों में ज्यादा होते हैं, फिर हमने कॉजेज को भी इसको देख लिया। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दिया करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल। अस्सलाम वालेकुम।